नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और संसद का मानसून सत्र दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तो ही चर्चा में निकलकर भले ही कुछ नहीं आया। विपक्ष के जो सवाल थे उनके कोई जवाब तो नहीं मिल पाए, लेकिन चर्चा हुई। पर इस मानसून सत्र की शुरुआत से लेकर और अब तक लगातार जिस तरह से एसआईआर पर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर उस पर चर्चा की मांग हो रही है और उसको खारिज किया जा रहा है, तो संसद के दोनों सदनों में कोई कामकाज न के बराबर हो रहा है और सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। जो कल भी यही हुआ, दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित हो गई। लेकिन इधर पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से बैठकों का दौर जारी है और अभी और भी बैठकें होनी है, उन सब को लेकर बड़े कयास लगाए जा रहे हैं। कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सरकार ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के मुद्दे पर घिरी है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, और कल अभी उन्होंने फिर कह दिया कि अभी और ज़्यादा टैक्स वो भारत पर लगाएंगे, और 35वीं बार उन्होंने रिपीट कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच उन्होंने ट्रेड का डर दिखाकर सीज फायर कराया है। तो ये इन सारी परिस्थितियों में सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से घिरे हुए हैं। विपक्ष के निशाने पर ही नहीं है, अपनी पार्टी के भीतर भी घिरे हुए हैं। ये अलग बात है कि बहुत मुखरता के साथ उसका विरोध अभी नहीं हो पा रहा है। और दूसरी ओर जो एक मदर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उनका जो मातृ संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस, उधर से भी उनके ऊपर ज़बरदस्त दबाव है इन सारी चीज़ों को लेकर। लेकिन ये जो बैठकें हैं, और आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, एनडीए की बैठक हो रही है, एनडीए के घटक दलों की बैठक हो रही है, उसमें क्या है, किन मुद्दों पर बात होनी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल कई महत्वपूर्ण बैठकें हुई है। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए यानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोभाल, आईबी के डायरेक्टर हैं, और तपन कुमार डेका, और साथ ही जो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन, इनके साथ गृह मंत्री की अध्यक्षता में, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इन लोगों की एक बैठक हुई है। बताया तो ये गया है कि सुरक्षा को लेकर ये बैठक की गई है, सुरक्षा की समीक्षा को लेकर। लेकिन इस बैठक के निहितार्थ बहुत गहरे जा रहे हैं। इसलिए गहरे जा रहे हैं कि इससे पहले भी जो बैठकें हुई हैं, और वो बैठक हुई है विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री के साथ, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बैठक होती है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। ये भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। और इसके अलावा कई कुछ और भी बैठकें हो रही हैं, और महत्वपूर्ण बात इन सब से बढ़कर ये है कि अब आज एनडीए की बैठक हो रही है, और 7 तारीख को यानी परसों राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के घटक दलों की एक बड़ी बैठक बुलाई है। और इस इंडिया गठबंधन के घटक दलों की जो बैठक हो रही है वो राहुल गांधी के आवास पर हो रही है। तो ये शायद पहली बार होगा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक ये मल्लिकार्जुन खड़गे के घर ना होकर राहुल गांधी के घर हो रही है। और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने घटक दलों के सभी नेताओं को फ़ोन करके व्यक्तिगत रूप से इसमें बैठक में आमंत्रित किया है, और सभी घटक दलों के नेता इसमें आ भी रहे हैं। बहुत सारे नेताओं ने अपनी इसमें स्वीकृति दे दी है और बताया है कि वो जा रहे हैं। अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये लगातार एक के बाद एक ये बैठकें हो क्यों रही हैं, और इनसे निकल कर क्या आने वाला है, इनके पीछे कारण क्या है। और इन बैठकों को लेकर सबसे ज़्यादा उत्सुकता तब बढ़ जाती है जब इसके एक दिन पहले, यानी परसों, आप देखिए कि किस तरीके से सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिलते हैं और शाम को राष्ट्रपति से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं। इन बैठकों को लेकर बहुत सारे एक अर्थ निकाले जा रहे हैं। हालांकि बताया कुछ भी नहीं गया है। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो एनएसए और आईबी चीफ और होम सेक्रेटरी की बैठक हुई, उसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बहुत से मुद्दे ऐसे हैं। एक तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। चुनाव
तो खैर नाम पहले से ही तय होगा, चुनाव औपचारिकता होगी, लेकिन फिर भी चुनाव होना है। तो ये इस नाम को तय करने के लिए कि किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन कल की जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, राजनाथ सिंह जेपी नड्डा हुई और उसमें किरण रिजिजू और पीयूष गोयल भी शामिल रहे, उस बैठक में भी कुछ इस तरह की बातों पर चर्चा हुई है, ऐसा माना जा रहा है। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का सवाल है तो उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा ज़बरदस्त दबाव है कि उसमें उनकी पसंद का कोई व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठे। लेकिन इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं कि उनकी पसंद का बैठे, यानी जो जिसको कहा जा रहा है आजकल राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष की राजनीति में, जिसको गुजरात लॉबी कहा जा रहा है। पर गुजरात लॉबी का विरोध धीरे धीरे अब बढ़ता चला जा रहा है। बहुत सारे कारण हैं उसके, और ये विरोध कहाँ जाकर रुकेगा ये देखने वाली बात है। लेकिन बड़े पैमाने पर यह विरोध हो रहा है। कुछ जगहों पर तो ये विरोध साफ दिखाई पड़ता है, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। आरएसएस के साथ भी इस गुजरात जो फैक्टर है, यानी जो गुजरात का नेतृत्व है, उसको लेकर जो बहुत अच्छे संबंध नहीं बताए जा रहे हैं, और इस नेतृत्व में उसको बदलने की बातें हो रही हैं। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि शायद अगर नेतृत्व परिवर्तन, सरकार में भी नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं चल रही हैं, और नेतृत्व परिवर्तन अगर होता है तो क्या गृह मंत्री अमित शाह को नेतृत्व दिया जाता है, यानी प्रधानमंत्री पद पर बैठाया जाता है, या फिर ये भी हो रहा है कि प्रधानमंत्री के पद पर उनको न बैठाया जाए, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर पार्टी पर ही गुजरात लॉबी अपनी पकड़ को मजबूत करे। लेकिन आरएसएस इसमें कितनी दिलचस्पी ले रहा है, गृह मंत्री अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में नहीं ले रहा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं पता चल पा रही हैं। पर आरएसएस की जो पसंद है उसमें और नाम आ रहे हैं, उसमें गृह मंत्री अमित शाह का नाम फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। खैर, एक ये मुद्दा हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज के दिन आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जो वहाँ पर धारा 370 के कुछ प्रावधान ख़त्म किए गए थे, आज उसको 6 साल हो गए। 2019 की ये बात है। चुनाव जीतने के तत्काल बाद बहुत बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी का अकेले भी बहुमत था, इस बार की तरह तब की सरकार नहीं थी, और अकेले बहुमत के दम पर जब वो सत्ता में आई तो उसने कश्मीर में 370 के कुछ प्रावधानों को ख़त्म करने का फैसला लिया। कहा यह जाता है कि 370 ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन टेक्निकली 370 धारा 370 को ख़त्म नहीं किया गया है, उसके कुछ प्रावधानों को ख़त्म किया गया है। खैर, अब उसके 5-6 साल हो गए हैं, और अब ये भी मांग हो रही है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि अब 6 साल के बाद ये पहला मौका था, पहली बार ऐसा भारत के इतिहास में हुआ कि किसी पूर्ण राज्य को उसका स्टेटस बदलकर उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा ही हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे। अब कहा यह जा रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का, या उसका जो राज्य का स्टेटस है उसको बहाल करने की बात हो रही है। अब ये भी एक बात आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर 2 राज्य बनाए जाए, यानी जम्मू अलग हो और कश्मीर अलग हो, और तीसरा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए। लेकिन ये चर्चाएं बहुत तेज़ हैं और इसकी मांग भी हो रही है। और चूंकि वहाँ जिस तरीके से पहलगाम की घटना के बाद जो कुछ भी हुआ, चूंकि सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस, ये सारे मैटर केंद्र के ही पास हैं, तो अगर कुछ भी होता है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो वहाँ पर सीधे केंद्र सरकार घिरी नजर आती है। सरकार, निर्वाचित सरकार होने के बावजूद उसके पास कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जो मशीनरी है वो उसके पास नहीं रहती है। तो जो भी जिम्मेदारी है वो आखिरकार आती है केंद्र सरकार पर। इसीलिए बार बार ये जिम्मेदारी दी भी जा रही है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा भी कि यहाँ जो कुछ हमला हुआ उस पर हमारी जिम्मेदारी है। तो अब वहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा देकर, यानी उसका जो राज्य का स्टेटस है उसको बहाल करके, उसको जिस तरह से दूसरे राज्यों के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, यानी पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो फिर उसको सौंपने की तैयारी हो रही है। ये भी चर्चाएं बहुत तेज़ हैं। और इन सारी चर्चाओं के बीच में जो महत्वपूर्ण बात है, जो महत्वपूर्ण चर्चा है, वो ये कि क्या कोई बड़ा फैसला इस तरह का तो लेने की तैयारी नहीं हो रही है
कि भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद हो कि इस स्थिति में, आज की जो स्थिति है उसमें उसको बहुमत मिल सकता है, तो वो लोकसभा को भंग करके नए चुनाव की तरफ बढ़ने की तैयारी करे। उसको शायद ये लगता हो कहीं से कि अगर हम लोकसभा को भंग कर देते हैं और फिर चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में उसको फ़ायदा हो पाएगा। हालांकि इसकी संभावना मैं न के बराबर देख रहा हूँ, क्योंकि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अगर उतरती है तो जो एक ज़मीनी हालात हैं उसको देखते हुए कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि जो उसकी मौजूदा सीटें हैं वो बहाल हो पाएंगी। इस एक साल में 240 सीटें पाने के बावजूद, एक तो जो प्रधानमंत्री के फेस पर इतने ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये चुनाव लड़ा गया था, 400 पार का नारा तक दे दिया गया था और 400 से आकर वो 240 पर अटक गए। उसके बाद से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा कमी आई है। खासकर जो ऑपरेशन सिंदूर का मामला है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सीज फायर को तैयार हुए हैं और उस पर अब तक जवाब भी नहीं दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आपको बार बार ललकार रहा है और फिर भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं कि उसको आप बता दें कि वो गलत बोल रहा है। आपने उसकी मध्यस्थता नहीं स्वीकारी है। भारत किसी की मध्यस्थता अपने द्विपक्षीय रिश्तों में नहीं स्वीकार करता है, तो आप उसको जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब उसको ऑपरेशन सिंदूर को चाहे जितना प्रधानमंत्री उसको अपनी जीत बता रहे हों और अपना पराक्रम बता रहे हों और खुद क्रेडिट ले रहे हों, लेकिन वास्तव में देश की जनता को ये पता है कि क्रेडिट अगर उसका जाता भी है तो सेना को जाता है। और सेना के अधिकारी खुद कह रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक नेतृत्व ने उनको आगे बढ़ने से रोक दिया। वो कहाँ वहाँ पर सारे आतंकी ठिकानों को नष्ट करने जा रहे थे, लेकिन उनको बीच में ही रोक दिया गया। और इसको रुकवाया किसने? वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने रुकवाया। हम उसकी बात इसलिए मान रहे हैं क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में आधी अधूरी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन सवाल ये है कि कह तो सिर्फ दावा तो केवल डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और आप उनका नाम लेकर उसको इनकार भी नहीं कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर ज़बरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री खुद घिरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दें और चुनाव का सामना करें, उस चुनाव में बहुत अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं है। और अगर अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री या फिर भारतीय जनता पार्टी उसमें क्यों उतरना चाहेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये बड़े डेवलपमेंट या कुछ बड़ी अभी राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और बहुत सारी बैठकें हो रही हैं। और उधर इंडिया गठबंधन के घटक दलों की जो बैठक है, उस बैठक को भी, हालांकि उसका एजेंडा यही है कि SIR और डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी, इसके अलावा जो ऑपरेशन सिंदूर है, इन सारे मुद्दों पर कैसे सरकार पर को अटैक करना है, सरकार को घेरना है, किस तरह से रणनीति बनानी है। खासकर SIR को लेकर जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक की लड़ाई लड़ी जा रही है, उस पर बातें होनी है। लेकिन NDA अगर कमज़ोर होता है, टूटता है, चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, इनका रवैया जिस तरीके से दिखाई पड़ रहा है SIR को लेकर, तो ये दोनों ही बड़े दल और दूसरी जो बिहार की मजबूत पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये तीन के तीनों दल कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये अगर बड़ा फैसला ले सकते हैं तो फिर वो सरकार के लिए बड़ा घातक होगा, नुकसानदायक होगा। लेकिन ले सकने में कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि SIR ने इन तीनों दलों को भी हिलाकर रख दिया है कि आखिर यहाँ पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, मतदाता सूची के पुनरीक्षण को जिस तरह से साजिश के रूप में देखा जा रहा है, उससे ये सारे जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां हैं वो भी बिल्कुल हिली हुई हैं और उनको लग रहा है कि ये उन सब के खात्मे का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो अब आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम को देखने के लिए तैयार रहिए और इस पर जो कुछ भी होता है हम सब की रहेगी नज़र और देखते हैं क्या होता है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।